अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितने भी साइंटिस्ट वगैरह थे उनके जो भी कंट्रीब्यूशन थे तो उनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमने दिया था कि किस तरह से किस किस साइंटिस्ट ने एटम का स्ट्रक्चर बताने में या उसके रिगार्डिंग जितनी भी डिस्कवरीज हैं उनके बारे में बताने में जो है वो अपना अपना रोल पेश किया। आगे चलते हैं। सबसे पहले बेटा डेल्टन्स का एटॉमिक मॉडल चलता था जिसका ये मानना था कि एटम किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, जो कि बात आगे जाके गलत साबित हो गई। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, प्रोटॉन डिस्कवर होगा, न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया, तो जिसके बाद डेल्टन्स थ्योरी जिसका मानना था कि एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता उसकी रिजेक्शन हो गई। मगर मैंने कहा फिर भी डेल्टन्स की एक अपनी एक वैल्यू है, इनको बहुत माना जाता है जब भी हम एटम की बात करते हैं, क्योंकि एटम के बारे में बताने वाले, इस पे सोचने पे मजबूर करने वाले जो साइंटिस्ट थे बेटा वो डेल्टन थे। तो एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, तो उसके बाद डेल्टन्स थ्योरी का खात्मा हो गया। तो हमें इस चैप्टर में देखना है किस तरह इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, जिसके बाद डेल्टन्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। सबसे पहले डिस्कवर हुआ इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो डिस्कवर हुए वो सेम एक्सपेरिमेंट से एक ही सेटअप में डिस्कवर हुए, वो थी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से ही आपको इलेक्ट्रॉन मिलता है, प्रोटॉन मिलता है और न्यूट्रॉन तो नहीं मिलता, मगर एक तीसरी चीज आपको मिलती है, एक्स रेस, रोइंजेंट रेस, रोइंजेंट ने जिसको डिस्कवर किया था। तो ये तीन चीजें आपको डिस्चार्ज ट्यूब से मिलती हैं। सबसे पहले जो ये चीज़ें बनी थी या मिली थी या पाई गई थी वो डिस्चार्ज ट्यूब में पाई गई थी। इनकी डिस्कवरी डिस्चार्ज ट्यूब में हुई थी। तो कैसे हुई थी इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, बाकी डिटेल में तो आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा ये लिखा हुआ है, तीन चीज़ें डिस्चार्ज ट्यूब में डिस्कवर हुई। इलेक्ट्रॉन, जिसको इलेक्ट्रॉन का नाम तो बाद में दिया गया, पहले इनको कैथोड रेस के नाम से जाना गया। प्रोटॉन, जिसको भी प्रोटॉन तो बाद में कहा गया, पहले वो पॉजिटिव या कैनाल रेस कहलाती थी और उनके अंदर जो चार्ज पार्टिकल आया, यूनिट चार्ज पार्टिकल जो सिंगल आया, उसको प्रोटॉन का नाम दिया गया। और एक्स रेस, तो कैथोड रेस, पॉजिटिव या फिर कैनाल रेस और एक्स रेस। कैथोड रेस बोलो, कैथोड रेस से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, पॉजिटिव रेस बोलो उससे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। तो ये तीन चीजें आपको बेटा कैथोड रेस में डिस्कवर होती हुई नजर आई थी। अब इलेक्ट्रॉन या फिर कैथोड रेस की जो डिस्कवरी हुई बेटा, उसमें क्या क्या काम किए थे हमने। एक तो कैथोड को जो है वो प्लेन लिया गया था, एनोड को भी प्लेन लिया गया था, और उस डिस्चार्ज ट्यूब में, अभी उसके सेटअप वेटअप हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, भी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। प्रेशर जो हमने किया था वो 0.001 टॉर्क किया था, यानी उस डिस्चार्ज ट्यूब जो थी उसमें वैक्यूम पंप लगाया हुआ था और नॉर्मल प्रेशर आपका 760 टॉर होता है ना, नॉर्मल एयर का प्रेशर, उसको वैक्यूम पंप से निकाल के इतना कम कर दिया था, 0.001 टॉर कर दिया था। तब जाके जो है वो कैथोड रेस की डिस्कवरी जो है वो हमें देखने को मिली थी। प्रोटॉन में क्या क्या चेंज किए थे? दो चेंज किए थे। एनोड तो यहाँ पे भी प्लेन ही था, कैथोड को हमने लिया था परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब होल्स वाला, एक ऐसी चीज जिसमें होल हो, सुराख हो, तो उसे हम परफोरेटेड कहते हैं। और प्रेशर अब की बार 0.001 नहीं किया था, 0.1 किया था बस। ठीक है, तो दो चेंजेस किए डिस्चार्ज ट्यूब में, एक कैथोड को ले लिया परफोरेटेड, दूसरा प्रेशर को हमने कर दिया 0.1 टॉर। तो ये दोनों चेंजिंग करने से हमें उस डिस्चार्ज ट्यूब में पॉजिटिव रेस, कैनाल रेस, या फिर जिनके अंदर जो चार्ज पार्टिकल आए जिन्हें बाद में प्रोटॉन कहा गया, उसकी डिस्कवरी हुई। एक्स रेस में क्या किया? कैथोड प्लेन ली, एनोड जो है वो थोड़ी सी टिल्टेड ली, मतलब सीधी होती है ना, सीधी नहीं थी, थोड़ी सी टिल्टेड थी। सही है, तो उससे हमें यहाँ से एक्स रेस जो है वो, मतलब एक रेडिएशंस निकलती हुई नजर आई, बाहर की तरफ निकल रही थी, बाहर कोई डिटेक्टर लगा दिया था, उसमें वो रेस पता चली कि कुछ रेडिएशंस इसमें से निकल रही हैं उसके टिल्ट होने की वजह से।
तो उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, तो उसको नाम दे दिया किसका, एक्स रेस का। कैथोड रेस या फिर इलेक्ट्रॉन जो है, इसकी ओरिजिनेशन कैसे हुई? जब हमने लो प्रेशर किया, कितना मेंशन किया था मैंने, 0.001 टॉर, इतना प्रेशर कर दिया तो कैथोड से रेज इमिट हुई परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर क्यों कह रहा हूं भाई? क्योंकि ये अगर कैथोड है तो इससे जो रेडिएशंस निकली, जो पार्टिकल निकले, वो कुछ इस डायरेक्शन में निकले। तो एंगल कितना बन रहा है बेटा, 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब परपेंडिकुलर हो गया। तो लो प्रेशर पे 0.001 टॉर के प्रेशर पे कैथोड पे से कुछ रेडिएशंस निकली प्लेन के परपेंडिकुलर, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी एनोड की तरफ। उन रेस को नाम दिया कैथोड रेस का, क्योंकि बेटा वो कहां से निकल रही थी, कैथोड से निकल रही थी। सही। कैसे डिस्कवर हुई मैंने कहा, एक्सपेरिमेंट आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। इसके बाद पॉजिटिव रेस या कैनाल रेस कैसे ओरिजिनेट हुई? जब आपके कैथोड से रेस निकली थी, जिन्हें कैथोड रेस कहा, और बाद में जिसे कहा गया कि भाई ये तो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इनका चार्ज टू मास रेशियो कुछ भी चेंज करने से चेंज नहीं हो रहा था। तो उसका मतलब कहा कि ये फंडामेंटल पार्टिकल है, हर चीज़ में मौजूद है, हर एटम में मौजूद है। तो इसको नाम दिया किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो जब वो इलेक्ट्रॉन टकराए आपके किससे, गैस के मॉलिक्यूल से, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आपके टकराएंगे, बीच में गैस रखी हुई है ना, और मैंने कहा, जैसा कि मैंने कहा कि पॉजिटिव रेस की, कैनाल रेस की जो डिस्कवरी हुई थी, उसमें प्रेशर 0.001 टॉर नहीं था, 0.1 टॉर था। तो उसका मतलब अंदर गैस के मॉलिक्यूल थोड़े से ज़्यादा है। तो जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जाते हुए गैस के मॉलिक्यूल से टकराएंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाएंगे। जब उसके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा दिया तो अब ये मॉलिक्यूल नहीं रहा, एटम नहीं रहा, आइन बन गया, पॉजिटिव आइन बन गया। तो जब ये पॉजिटिव आइन बना तो किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। और कैथोड हमने ली थी परफोरेटेड, तो उसके होल्स में से पास करके पीछे मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज की डिस्कवरी हुई। कैसे? जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन टकराए गैस के मॉलिक्यूल से, उसका इलेक्ट्रॉन निकाला, गैस को आयोनाइज किया, और यानी यूं कह सकते हो आप कि कैसे प्रोड्यूस होते हैं, गैस मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन से। गैस के मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन कराते हैं तो उसके नतीजे में जो रेज एमिट होती हैं वो आपकी पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज कहलाती हैं, जिसमें जो चार्ज पार्टिकल्स आ रहे होते हैं उन्हें हम प्रोटॉन का नाम देते हैं। एक्स रेज की ओरिजिनेशन कैसे हुई? वही कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकले, कैथोड रेज निकली, कुछ तो उसमें बीच में गैस के मॉलिक्यूल से टकराई, उनको आयोनाइज कराया, उसके नतीजे में पॉजिटिव रेज जनरेट हुई। अब बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे मूव किए और जाके टिल्टेड एनोड से टकराए। तो जब टिल्टेड एनोड से टकराए तो उस कोलिजन के नतीजे में कुछ रेडिएशंस निकली, उन्हें हमने एक्स रेज का नाम दिया। वो बेसिकली कैसे निकली? जब इलेक्ट्रॉन जाके मेटल से टकराएगा तो वही बात है, मेटल के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, तो मेटल से जो इलेक्ट्रॉन निकले उस जगह पे आ जाएगा गैप। तो हायर शेल का इलेक्ट्रॉन लोअर शेल में आएगा। तो जब हायर शेल का इलेक्ट्रॉन लोअर शेल में आता है तो बोहर ने कहा था कि वो एनर्जी निकालता है। तो ये जो एनर्जी निकली थी ये कुछ अलग तरह की थी। इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी, वेवलेंथ बहुत कम थी, नॉर्मल आपको देखने से नज़र नहीं आ रही थी। बॉडी की जो स्किन है या बॉडी की जो फ्लैश है उसको पेनिट्रेट कर रही थी। तो इस वजह से इन रेडिएशंस को एक्स रेस का नाम दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रेस, प्रोटॉन जो कि किस में थे, पॉजिटिव रेस या कैनाल रेस में, और एक्स रेस, तीनों की डिस्कवरी डिस्चार्ज ट्यूब में। जब लो प्रेशर पे हमने ज़्यादा वोल्टेज पास किया तो कैथोड में से जो रेडिएशन निकली वो कैथोड रेस थी, जिन्हें बाद में इलेक्ट्रॉन कहा गया। अब जब वो इलेक्ट्रॉन गैस के मॉलिक्यूल से टकराए तो उसके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया, तो अब ये बन गया पॉजिटिव आइन। तो ये जो रेस अब ये गए कैथोड की तरफ, तो ये जो रेस डिस्कवर हुई इनको नाम दिया पॉजिटिव रेस का या कैनाल रेस का, और कहा
कि इसमें कोई ना कोई पॉजिटिव पार्टिकल है, जब भी इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो वो जो पॉजिटिव पार्टिकल है उनको प्रोटॉन का नाम दिया गया है। और जब इलेक्ट्रॉन जाके टकराया बेटा किससे, एनोड से, मेटल से, तो उसके मेटल के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया। अब जो मेटल इजेक्ट हुआ उसकी जगह पे आ गया गैप। तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन आएगा, जब हायर से लोअर में आएगा तो वो एनर्जी निकालेगा, तो वो एनर्जी आपकी निकली बेटा किसकी फॉर्म में, एक्स रेस की फॉर्म में। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और एक्स रेस की डिस्कवरी होती है डिस्चार्ज ट्यूब में। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज ट्यूब का बेटा छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन लिया। इसके बाद इस डिस्चार्ज ट्यूब में कैसे डिस्कवर हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एक्स रेस, इसी तरह एटम का जो तीसरा पार्टिकल था न्यूट्रॉन, वो कैसे डिस्कवर हुआ। तो ये सारी चीज़ें भी बेटा हम आने वाली वीडियोस में, आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सही है, तो फिलहाल बेटा इस लेक्चर को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट लेक्चर तक हमने साइंटिस्ट के नाम देख लिए थे, किस साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था, और डिस्चार्ज ट्यूब में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कवर हुई थी उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था। अब डिस्चार्ज ट्यूब में बेटा सबसे पहली चीज़ जो डिस्कवर हुई, इलेक्ट्रॉन, वो कैसे डिस्कवर हुए उसको बेटा डिटेल में देखते हैं। तो मैंने कहा ये जो डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट थे ये विलियम क्रूक थे। तो क्रूक्स एक्सपेरिमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। अब इनका काम इलेक्ट्रॉन वगैरह डिस्कवर करना नहीं था। ये क्या कर रहे थे, इन्होंने देखा कि फैराडे ने लिक्विड में से, सॉल्यूशन में से करंट को पास किया और इनका बड़ा नाम हो गया। इन्होंने इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस बताया, उसके रिगार्डिंग जितने भी लॉज हैं वो सब दिए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जब भी हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस की जब भी हम बात करते हैं, तो फैराडे का नाम याद रखा जाता है। फैराडे का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इसी तरह विलियम क्रूक ने सोचा कि फैराडे ने सॉल्यूशन में से करंट को कंडक्ट करवाया है, मैं क्या करता हूँ गैसेस में से करंट को कंडक्ट करवाता हूँ और देखता हूँ कि क्या गैसेस इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करती हैं, अगर हाँ तो कब, किन कंडीशंस पे गैसेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने किस तरह का सेटअप किया, क्या किया इन्होंने, एक आते डिस्चार्ज ट्यूब ली, ये पूरी डिस्चार्ज ट्यूब कहलाती है। सही है, डिस्चार्ज ट्यूब क्या थी, अगर आप देखो तो शीशे की एक बड़ी सी ट्यूब है, जिस तरह आपकी ट्यूब लाइट होती है वैसी ही होती है, वो थोड़ी सी पतली होती है, छोटी होती है। ये थोड़ी सी बड़ी थी, कांच की एक बड़ी सी और चौड़ी सी ट्यूब थी। दो साइड पे अगर आप देखो तो बेटा मेटल की प्लेट्स लगी हैं, एक को कनेक्ट किया बैटरी के नेगेटिव से, दूसरे को कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव से। जिसको नेगेटिव से कनेक्ट किया उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, उसको कहा कैथोड, और जिसको बेटा पॉजिटिव से कनेक्ट किया उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसको कह दिया एनोड। ठीक है, और ये लगा हुआ है नीचे कहते वैक्यूम पंप। सही है, ये इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था कि एक शीशे की बड़ी सी ट्यूब ली थी जिसको डिस्चार्ज ट्यूब का नाम दिया, इसके दो साइड पे प्लेट लगा दी, एक को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया कैथोड, एक को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया एनोड, और साथ में एक अदद वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप अंदर की हवा को खींचता है। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब 760 मिलीमीटर या 760 टॉर का प्रेशर था तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिली। तो इससे इन्होंने ये कंक्लूड किया कि गैसेस नॉर्मल प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। भाई डिस्चार्ज ट्यूब है आपकी, अब इसमें अगर नॉर्मल एयर अंदर मौजूद है, बहुत सारे आपके जो है वो गैस के मॉलिक्यूल जमा है, बहुत क्राउडिंग है, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, मगर बहुत ज़्यादा रश है, बहुत गैस के मॉलिक्यूल जमा, मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसको आप फिजिक्स में रेजिस्टेंस कहते हो। तो क्या इलेक्ट्रॉन वहाँ तक पहुँच पाएंगे? इतने सारे भीड़ भाड़ में बीच में कहीं पे
रुक जाएंगे बीच में, कहीं पे अपनी एनर्जी जो है वो लूज़ कर देंगे, या कह लो उनको बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिल पाएगा क्योंकि बाहर क्राउडिंग इतनी ज़्यादा है। तो इसी वजह से नॉर्मल प्रेशर पे कोई ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं आई। तो विलियम क्रूक बड़ी से बड़ी बैटरी लगा के देख ली। विलियम क्रूक ने ये कहा कि नॉर्मल प्रेशर पे गैसेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। फिर क्या किया, वैक्यूम पंप लगा हुआ था, उससे अंदर की एयर को, अंदर जो भी गैस थी उसको निकाला। प्रेशर कितना कर दिया, 100 मिलीमीटर, 760 था ना, उसको कम करके 100 मिलीमीटर कर दिया। तो कैथोड पे स्पार्क उनको नजर आए, यानी जिससे ये इंडिकेशन मिली कि कैथोड पे जो है वो इलेक्ट्रॉन उसमें से कह लो इजेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं, फिर डी एक्साइट हो रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी कैथोड जो है वो ग्लो करने लग गई, या उस पर स्पार्क्स जनरेट होना शुरू हो गए। क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल थे तो इलेक्ट्रॉन को निकलने का या आगे एनोड की तरफ जाने का कोई भी चांस नहीं मिल रहा था, कोई भी चांस उनको नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जब प्रेशर में थोड़ा सा कम किया तो थोड़ी सी कह लो इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो उनमें हरकत होना शुरू हुई। फिर क्या किया, 1 मिलीमीटर का प्रेशर कर दिया। तो इन्होंने देखा कि कैथोड में से कुछ रेस निकलती हुई गई, कहां पे, एनोड की तरफ। क्योंकि जब प्रेशर 1 मिलीमीटर कर दिया, यानी बहुत कम प्रेशर कर दिया, अच्छी खासी 760 मिलीमीटर था, उसको कम करके 1 मिलीमीटर कर दिया, बहुत कम प्रेशर कर दिया। अब अंदर एयर के बहुत कम मॉलिक्यूल्स रह गए। तो उन्होंने देखा कि कैथोड पे से कुछ रेस निकलती हुई कहां जा रही हैं, एनोड की तरफ जा रही हैं। उन रेस को नाम दिया कैथोड रेस का, क्योंकि कैथोड पे से निकल रही थी। और एनोड के पीछे वाला जो पोर्शन था, जो कि बेसिकली ग्लो कर रहा था, जो कि बेसिकली जिसमें से रोशनी आ रही थी, उस कॉलम को नाम दिया किसका, पॉजिटिव कॉलम का। भाई ये डिस्चार्ज ट्यूब थी ना, इसके पीछे इन्होंने क्या किया, इस हिस्से पे एक ऐसी स्क्रीन लगा दी जो कि क्या करेगी, ग्लो करेगी। जैसे जिंक सल्फाइड की फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगा दी कि जब भी कोई चीज़ इससे टकराए तो ये क्या करने लग जाए बेटा, ग्लो करने लग जाए। तो जैसे ही 1 मिलीमीटर का हमने प्रेशर किया, 1 मिलीमीटर का प्रेशर किया, तो यहाँ से कैथोड रेज निकली और इसके पीछे जाके उस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकराई। तो जब उसकी स्क्रीन से टकराएंगी तो ये चीज़ क्या करने लग जाएगी, ग्लो करने लग जाएगी। तो वो जो ग्लो किया उसको हमने नाम दिया किसका बेटा, पॉजिटिव कॉलम का। उसके बाद जब प्रेशर को मजीद कम कर दिया, 0.001 मिलीमीटर कर दिया, तो क्या देखा, पूरी ट्यूब पे अंधेरा छा गया। क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकले थे वो सारे अब पहुंच चुके हैं कहाँ, एनोड के पीछे। तो बाकी सारी ट्यूब पे अंधेरा छा गया और एनोड के पीछे का जो हिस्सा था वो ग्लो करने लग गया। सही है। और पूरी ट्यूब जो थी वो आपकी डार्क स्पेसेस से फिल्ड हो गई, जिसे क्रूक डार्क स्पेस का नाम दिया गया, क्योंकि इन स्पेसेस को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो विलियम क्रूक थे। तो क्रूक डार्क स्पेसेस का नाम जो है वो उन्हें दिया गया। तो इस पॉइंट पे सारी ट्यूब जो थी वो आपकी डार्क हो गई, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकले थे वो आपके अब पहुंच चुके हैं कहां पे, एनोड पे। तो बाकी सारी ट्यूब आपकी डार्क हो गई और एनोड के पीछे वाला जो हिस्सा था बेटा वो क्या करने लग गया, ग्लो करने लग गया। तो जो ट्यूब में जो डार्क स्पेसेस आए उन्हें क्रूक डार्क स्पेस के नाम से कहा जाता है। तो सबसे पहले नॉर्मल प्रेशर पे कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हुआ, कुछ मिलीमीटर कर दिया प्रेशर, 100 मिलीमीटर कर दिया, तो क्या देखने को मिला, स्पार्क्स हुए कैथोड पे। फिर 1 मिलीमीटर कर दिया तो देखा कैथोड पे से कुछ रेज निकलती हुई जा रही है एनोड की तरफ। उन रेस को कैथोड रेस का नाम दिया। और वो जो रेज एनोड की तरफ जा रही थी, वो जो रोशनी थी, वो जो लाइट थी, जो ग्लो थी, उसे नाम दिया गया किसका,
पॉजिटिव कॉलम का, और फिर जब 0.001 टॉर प्रेशर कर दिया तो देखा कि बेटा जितनी भी रेस निकली थी, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले थे, उस वक्त तो खैर इलेक्ट्रॉन नहीं पता था, इलेक्ट्रॉन मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हमें पता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन बेसिकली निकल रहे हैं। तो वो जो रेस निकली वो जाके टकराई एनोड के पीछे जो फ्लोरिसेंट स्क्रीन थी जो जिंक सल्फाइड की लगी, तो उसने ग्लो करना शुरू कर दिया और बाकी सारी ट्यूब पे अंधेरा छा गया। तो वो जो अंधेरा छा गया उसे हम क्या कहते हैं, क्रूक डार्क स्पेस कहते हैं, सही है। और वो जो ग्लो आया है पीछे, यानी जो कलर आ रहा था, वो गिलास की कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा ना, जिंक सल्फाइड की शीट लगा दी तो ग्रीन कलर का ग्लो देखने को मिला, कोई और अगर आप शीट लगाते, कोई और फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगाते तो कुछ और कलर आपको देखने को मिलता। तो अक्सर ये एमसीक्यू आता है कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जो ग्लो था, कलर ऑफ ग्लो था, वो किस पे डिपेंड करता, तो गिलास की कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता। उस गिलास पे जो फ्लोरिसेंट स्क्रीन आप लगा रहे हो एनोड के पीछे, उस पर डिपेंड करेगा कैसा कलर देखने को मिलेगा, सही है। तो ये बेटा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था जिससे कैथोड पे से कुछ रेडिएशंस निकलती हुई गई एनोड की तरफ, और एनोड के पीछे क्योंकि जिंक सल्फाइड की शीट लगी थी तो उसने ग्रीन कलर का ग्लो दिया, तो जिससे ये इंडिकेशन मिली कि बेटा कैथोड पे से कुछ रेस निकल रही हैं और एनोड में जाके टकरा रही हैं। तो क्योंकि वो कैथोड से निकल रही थी तो उनको नाम दिया किसका, कैथोड रेस का। और बाद में मैंने कहा कि ये एक्सपेरिमेंट को बार बार मजीद किया गया, तो जिसके बाद ये पता चला कि बेसिकली इनका चार्ज टू मास रेशो किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये फंडामेंटल पार्टिकल है और इनको नाम दिया गया किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो ये वो एक्सपेरिमेंट था जिससे बेटा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, लेकिन अभी तक इसको इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं दिया। अभी सिर्फ हमने कहा कि रेडिएशंस डिस्कवर हुई हैं जिनको कैथोड रेस कहा गया है। अब अगले लेक्चर में इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और देखेंगे कि फिर इसको इलेक्ट्रॉन का नाम कब और कैसे दिया गया। मतलब अभी तक ये पता था कि बस ये रेडिएशंस हैं जो कैथोड पे से निकल रही हैं, कैथोड रेस का नाम दिया। ये एक्सपेरिमेंट करके विलियम क्रूक ने छोड़ दिया। बाकी आगे का काम बेटा हम अगले आने वाली वीडियोस जो उसमें डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल बेटा इस लेक्चर को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।